चलो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, जब भी RONA के साथ में C2H5OH आता है, इस रिएक्शन को बोल दिया करो आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है क्या, एक तो हाइड्रोजन और एक हैलोजन। ठीक है, और पोजीशन कौन सी होती है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव करना है आप लोग। ठीक है, तो इस वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर देखिएगा भाई जरा, इसमें यहाँ पर क्या है। आप लोगों को पता है कि ग्रुप Br लगा हुआ है यहाँ पे, और Br से जो कार्बन लगा हुआ है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रुप से कोई भी कार्बन लगा है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ भी बीटा प्रेजेंट है और यहाँ भी बीटा प्रेजेंट है, मतलब इस कंपाउंड में दो दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हटाना है, एक तो H हटाना है और एक Br हटाना है। ठीक है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ध्यान रखना। हाँ, अगर ये अकेला देते हैं ना वो लोग C2H5OH, तो फिर आप लोग क्या करते हैं, इसको विलियमसन से ईथर बना देते हैं, लेकिन अकेला नहीं है इसमें, इसमें ये अल्कोहल भी साथ में दे दिया, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पर कंपाउंड ये प्रोसेस होगा। अब देखिएगा जरा, बीटा है ना, तो यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये कार्बन जो है इसके पास 2 बॉन्ड है, मतलब 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और अटैच है, और इस भी बीटा के पास भी 2 हाइड्रोजन है। तो आप किसी भी एक बीटा से क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे। मैं इससे हटाता हूं, देखना, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है सपोज करो, तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये साइक्लो कंपाउंड है, Br जा चुका है। ठीक है, CH3 तो बचेगा, CH3 ने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया है, यहां से हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक बात है क्या, हाँ। चलो भाई, अब है ना, इसका नेम लिख लेते हैं फटाफट से। तो देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर ये होगा, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, इस तरीके से आपको लिखना है इसको। अब 1 नंबर पे क्या आ गया, मिथाइल, तो नेम हो गया 1 मिथाइल। ठीक है, फिर साइक्लो आएगा, सब्स्टिट्यूएंट के बाद किसका नाम आता है, साइक्लो, 1 मिथाइल साइक्लो। ठीक है, उसके बाद 6 कार्बन है ये, तो इसको क्या बोल देंगे, हेक्स, और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इन, तो ये हो गया हेक्स वनीन, तो इसका नेम 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स वनीन। ठीक बात है, इस तरीके से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आसान है भाई, ऐसे घबराना मत, इस टाइप के क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। ये कैटेलिस्ट अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाना डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करना है आप लोगों को, और उसमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन हटाना होता है और हेलोजन को हटाना होता है। हाइड्रोजन बीटा से चला जाएगा, अगर आप यहां से भी हाइड्रोजन हटाते हैं ना तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, नेम यही होगा, नोट कर ले जरा इसको। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, 18 में से ना। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखना, आप खुद से ट्राई करेंगे, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3, लास्ट में तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी, आप ट्राई करो। लेकिन Cl, और ये है CH2CH3, और यहां पर आपने क्या दे दिया, C2H5ONA, और यहाँ पे दे दिया C2H5OH। फिर से आप समझ गए होंगे कि कौन सी रिएक्शन है ये। फिर से बीटा हाइड्रोहेलोजिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन हटाना है बीटा कंडीशन से, और हेलोजन हटाना है। तो मेरे को IUPAC बता दो आप बस। अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई किया होगा आप लोगों ने, चलो देखते हैं। देखो ये एक ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, इसके पास, इससे जो कार्बन लगा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। अब यहां देखिएगा, ये बीटा है आप लोगों के पास में, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 3 3 बीटा है हमारे पास।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अल्फा बीटा पहचानना तो आपको आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, CH2। एक हाइड्रोजन चला गया ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, जहां से हाइड्रोजन जाता है वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है और ये CH3 बनेगा। ठीक है, और क्लोरीन जा चुका है, क्या बना, CH2 CH3। सिंपल। इसको आईयूपैक नेम में, आईयूपैक नेम लिख दो इसका, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, ये सब्सटीट्यूएंट बचा है, तो नेम हो गया 2 मिथाइल, सब्सटीट्यूएंट कंप्लीट। अब आएंगे आप लोग साइक्लो पे, तो साइक्लो तो है नहीं, रूट वर्ड पे आ जाइए, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, ये हो गया ब्यूट। और 1 नंबर पे 1 2 3 4, 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ई, तो ये हो गया ब्यूटी। आप यहां से भी हाइड्रोजन हटा सकते थे, इस वाले बीटा से भी हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, यानी 2 मिथाइल ब्यूटोइन बन जाता। ठीक है, कर लेते हैं इसको भी। तो ये तो एक ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन ये भी है, ये CH3 एज इट इज, ये कार्बन, ये CH3, ये Cl जा चुका है, अब यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, CH, और ये बना CH3। ठीक है भाई, सिंपल है। अब नंबरिंग देखो, 1 2 3 4, 1 2 3, तो किधर से नंबरिंग स्टार्ट करना चाहिए हमें, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। इधर से चला तो सब्सटीट्यूएंट नजदीक है, और इधर से चलूंगा तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड नजदीक है। तो जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, सब्सटीट्यूएंट और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो, तो प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे कौन आ गया, मिथाइल। 1 2 3, 3 मिथाइल, यार नहीं, यहाँ पर ये सेकंड नंबर कार्बन पे ही तो है डबल बॉन्ड, इधर से स्टार्ट होगा। देखो भाई, इधर से स्टार्ट किया 1 2, इधर से स्टार्ट किया 1 2, डबल बॉन्ड इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे है ना, तो इधर से स्टार्ट करो इसको, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट नहीं करके इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूएंट दूर चला गया। तो ऐसी पोजीशन चुनो जहां से डबल बॉन्ड भी नजदीक हो और सब्सटीट्यूएंट भी नजदीक हो। तो अब इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट और टूइन, नोट कर ले इसको। ये भी बीटा कार्बन था, यहां से भी आप डबल बॉन्ड हटा सकते हो, मतलब यहां से भी हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा सकते हो, तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि जब भी ये कैटलिस्ट आएंगे दो, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है बस। ठीक है भी, चलो, यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ बोलिए, वो कौन से, मतलब ये हाँ बोलो मेन दोबारा। प्रोडक्ट के प्रोडक्ट भी तो बनते हैं ना, वो कौन से होते हैं, NaBr और अच्छा, साइड में वाटर H2 रिलीज हो जाता है, H2 क्या, सॉरी HBr, मतलब एक तो क्या रिलीज हो जाता है, HX, और एक हो जाता है आप लोगों का कुछ भी Na के साथ में जो भी होगा, NaCl वगैरह, KCl वगैरह, है ना। साइड प्रोडक्ट को अवॉइड करो आप, उसको नहीं देखना। अच्छा, उन दोनों में आप पूछ सकते थे कि सर दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखना, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। एक तो हमारे पास में प्रोडक्ट बना CH2 डबल बॉन्ड C CH3, और यहां बना CH2 CH3। एक तो ये बना था अभी हमारे पास में 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, और सेकंड प्रोडक्ट ये बना है। अब आपका क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि ये इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां तो आंसर मिला था हम लोगों को 2 मिथाइल ब्यूटवनीन, और यहां मिला है आप लोगों को 2 मिथाइल ब्यूटोइन, ब्यूटोइन। अब आप सोचो यहाँ पे, यहाँ ज्यादा अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं, मेरा आंसर तो ये है कि ये 2 मिथाइल ब्यूटोइन ज्यादा स्टेबल है। रीजन सुन लेना भाई उसका, आप लोगों को मैंने बहुत पहले 11th में क्लास में ही पढ़ाया था, स्टेबिलिटी। हाँ बोलिए। सेट-जेफ रूल से। हाँ वेरी गुड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हमेशा सेटजेफ रूल से चेक करना भाई। ठीक है भाई, इसको याद कर लेना। जब भी कोई एग्जामिनर आपसे एल्कीन की बात करे, ये देखो एल्कीन है, ये दोनों एल्कीन है, तो यहां पर आप लोग स्टेबिलिटी चेक करेंगे, दोनों में से मोर स्टेबल कौन है, तो उसके लिए आप सेटजेफ को याद करो। और सेटजेफ ने एक बात बोली है, उसने बोला है कि डबल बॉन्ड के एसोसिएटेड, मतलब अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी, कितने सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है डबल बॉन्ड से आसपास कार्बन पे, कितने डबल बॉन्ड सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होती है। तो देखना, ये डबल बॉन्ड है,
इस डबल बॉन्ड के आसपास कितने हैं? 1 2 3, तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट है। मोर सब्स्टिट्यूएंट मोर स्टेबिलिटी। और ये जो डबल बॉन्ड है इसके आसपास कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 1 और 2। यहाँ दो ही सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब CH3 और C2H5, दो लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर कितने लोग लगे हुए हैं? 3 लोग लगे हुए हैं। तो सेटजेफ के अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल ये वाला आंसर होगा, तो लिख लें मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता था क्योंकि इसमें दोनों बातें पूछ ली उसने। फिर चलो अब अपने करंट टॉपिक पे आ जाते हैं। लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, चैप्टर खत्म होने वाला है अभी, कल परसों में इसको हम खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखें जरा केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। ये फिजिकल प्रॉपर्टी 3 ही। हाँ ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं ना, फिजिकल से क्वेश्चन आते भी नहीं है इतने, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे लिखना जरा केमिकल प्रॉपर्टीज, मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन्स बोल दो, हेलोएरीन्स बोलो, या फिर और करके हम इसे बोल सकते हैं एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? एरिल को तो AR लिख देते हैं और हैलाइड को X लिख देते हैं, ARX। देखो लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को रिएक्शन पढ़ाई थी RX की, तो वहां पे रिएक्शन हमने पढ़ी थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने SN1 और SN2 दो रिएक्शन पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल। ये 3 कैटेगरी पढ़ी थी ना। अब यहाँ NSR भी पढ़नी है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना। NSR पढ़नी है और ESR पढ़नी है बस। लेकिन एक बात जानकर आपको खुशी होगी, ये लोग NSR रिएक्शन उतना अच्छे से शो नहीं करते हैं नो डाउट, लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं। और RBSC या CBSE कोई भी बोर्ड हो, उसमें 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाई एरिल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। मतलब एल्किल हैलाइड तो बहुत अच्छे से रिएक्शन शो कर रहे थे। RX की रिएक्शन जब हमने की थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वहां तो क्या हो रहा था? वहां पर OH अटैच हो रहा था, मतलब SN1 भी हो रहा था, SN2 भी हो रहा था। काफी अच्छा मैकेनिज्म हमने पढ़ा। लेकिन ये लोग ऐसी रिएक्टिविटी शो नहीं करते टुवर्ड्स NSR, उसका रीजन सीखना है हम लोगों को। तो आप है ना एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दो इसको, है ना। मैं 3 रीजन बताऊंगा, आपको जो ठीक लगे वो एग्जाम में लिख कर आना। देखो क्वेश्चन, व्हाई, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में A हेडिंग डाल दो NSR और फिर क्वेश्चन लिख दो, एक ही बात है। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हेडिंग लिखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखना व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR। और स्टार क्वेश्चन कर देना इसको। भाई RX तो बहुत अच्छे से रिएक्शन शो कर रहा था, इन्हीं को क्या हो गया ऐसा? उसके बारे में हमें रिसर्च करनी है, हमें पढ़ना है कि क्यों हुआ ऐसा। हुआ भाई, ठीक है। अब मैं इसको स्टडी करवाता हूँ, देखना इधर, देखो भाई ध्यान से समझना। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आप लोगों का बेंजीन रिंग है, और ये मैंने यहाँ पर बेंजीन बना के इस पे Cl लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड है, मतलब क्लोरीन की 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 लॉन पेयर है इसके पास में। मेरा कहने का मतलब यह है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 6, और बॉन्ड में कितने हैं? 2, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं, मतलब शो कर दिए हैं। अब देखिए इस मॉलिक्यूल के अंदर एक चीज प्रेजेंट है जिसे आप पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है भाई, लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड आ रहा है। अब ध्यान से समझना, रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया इसमें, है ना। ये तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्यों है, बट कैसे है उसको आपको इसको शो करना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन क्लोरोबेंजीन। तो उसको मैं समझा रहा हूँ, हालांकि 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है उसकी, फिर भी समझिए। देखो होता क्या है,
रेजोनेंस का मतलब सीधा सा एक लाइन होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज होते हैं, वो अपनी जगह चेंज करते हैं। तो देखना जरा, ये इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेना क्या होने वाली है। जिसको आता है बहुत अच्छा है, जिसे नहीं आता वो सीखेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा क्रिएट। क्यों? क्योंकि इस लॉन पेयर ने यहाँ के क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो अब क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, और क्लोरीन मॉलिक्यूल पे, क्लोरीन एटम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लोरीन का एक लॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही बचे हैं। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो उस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉन पेयर, और ये बॉन्ड बचे हुए ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इन दोनों स्ट्रक्चर में कैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। देखो क्लोरीन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों यहाँ पे आके क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये जो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ था ये ब्रेक हुआ, और यहाँ पर क्या आ गए, लॉन पेयर आ गए। ठीक है, और इस कार्बन पे आ गया माइनस। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने लॉस किया तो इसमें प्लस, इस कार्बन ने, इस वाले कार्बन ने गेन किया है तो क्या किया, इसने माइनस, मतलब इसमें माइनस आ गया। चलो आगे ले चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर फॉरवर्ड हुए तो पता है यहां बॉन्ड बनेगा, तो देखना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनेगा, ये बेंजीन रिंग, ये तो ऐसा ही रहेगा एज इट इज, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब देखना है जरा गौर से, इस लॉन पेयर ने यहाँ बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड बना दिया मैंने। ठीक है, यहां अगर एक बॉन्ड बनता है, यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ है, सपोज करो ये बन गया, तो अब कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड तोड़ दो आप, इस बॉन्ड को ब्रेक करो। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ लॉन पेयर फ्री हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी ये बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखना भाई, नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट करना, ये वाली नेक्स्ट है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगला सीखना। ऊपर वाला स्ट्रक्चर तो सेम है, पॉजिटिव 1 2 3 4, ये बॉन्ड ऐसा का एज इट इज रखना है। अब देखना इस लॉन पेयर से क्या बनाना है, यहाँ बॉन्ड बनाना है, यहाँ बॉन्ड बनेगा, सपोज करो यहाँ बॉन्ड अगर बन गया, यहाँ अगर बॉन्ड बन गया तो क्या होगा भाई, इस कार्बन के पास 5 वैलेंसी हो जाएंगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो लॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, ये माइनस। लास्ट स्ट्रक्चर देख लें, ये लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, अगर ये यहाँ शिफ्ट होता है तो देखना भाई क्या गजब हो रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो एज इट इज रहेंगे। अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ, ये लॉन पेयर यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये बॉन्ड वापस से ब्रेक होके क्लोरीन को मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बॉन्ड इस तरीके से आ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया क्लोरीन, और वापस से कितने इलेक्ट्रॉन, 6, वो प्लस माइनस सब गायब हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन थे, मानी 3 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर से क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ऐसा होने से क्या हुआ, क्लोरीन पे पॉजिटिव, और इस यहाँ पर जो बॉन्ड था उसकी वजह से यहाँ 5 बॉन्ड हो गए, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ, तो लॉन पेयर फ्री हुए, ये रे लॉन पेयर। फिर इन लॉन पेयर ने डीलोकेलाइज किया अपने आप को, ये पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो हमने यही तो बोला है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बना है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हुई, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे लॉन पेयर। ठीक है, फिर लॉन पेयर को आगे शिफ्ट किया, आगे शिफ्ट किया तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये रहा बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ लॉन पेयर फ्री हो गए, ये रहे लॉन पेयर। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगी, क्लोरीन के पास वापस से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, तो इन सब में क्या पता चला, रेजोनेंस में क्या पता चला, हमें पता चला पार्शियली डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। देखो जरा, यहाँ पर इस कार्बन और क्लोरीन के पास में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया भाई। अब बताओ एक बात सुनो, आरएक्स के अंदर तो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, वहां तो रेजोनेंस था ही नहीं, रेजोनेंस नहीं था, वहां पर क्या होता था, वहां पर सिंगल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो वहां तो क्या होता था, एक्स आसानी से ब्रेक हो जाता था, चला जाता था, मतलब ये बॉन्ड टूट जाता था। लेकिन एआरएक्स के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से कार्बन और क्लोरीन में, यानी सीधी सी बात है, इसको आर मान लें और इसको एक्स मान लें, मतलब इसको ए आर मान लें, तो ए आर और एक्स का जो बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इजीली नहीं टूटेगा।
तो लिखें जरा कॉपी में, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें भाई, 3 मिनट का टाइम मिलेगा, फास्ट करना। और कोई डाउट है तो पूछ लेना, आसान है। बॉन्ड को ब्रेक करो, लॉन पेयर मिलेगा, लॉन पेयर से वापस बॉन्ड बना दो। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आसान है। काफी अच्छी प्रैक्टिस आप करके आए हैं अभी लास्ट ईयर 11th क्लास में, और जिसने नहीं की है वो अब कर लीजिए। नेक्स्ट, चलो अब इसका रीजन लिखते हैं। तो फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो है ना, इसकी वो ले लिया करो आप, है ना, फोटो ले लेके के बाद में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट। रेजोनेंस इफेक्ट, थोड़ा स्पेस छोड़ दें, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बाद में ड्रॉ कर लेना। मैं रेजोनेंस इफेक्ट जब तक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है भाई? देखो, जिसको रेजोनेंस में प्रॉब्लम है मुझे बता देना, मैं एक्स्ट्रा और बता दूंगा उनको, है ना। लिखें जरा रेजोनेंस इफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग लिखना कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, उसका इफेक्ट मैं बता रहा हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट लिखेंगे इसमें। लिखना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, CCl बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, acquires some double bond कैरेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत गया एग्जाम्स में, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस से हमें पता चला कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू लिखेंगे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, लिखना दैट इज क्लोरीन इज अटैच्ड टू कार्बन is attached to carbon with stronger bond, stronger bond। मतलब अब कार्बन से क्लोरीन जो है वो क्या है, थोड़ा सा स्ट्रांगली अटैच्ड है ना, स्ट्रॉन्गर। देन इन, इससे कंपेयर कर लेते हैं, देन इन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के कंपैरेटिवली, आरएक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है ना, एल्किल हैलाइड। हैंस, ये लिखते हैं एंड हैंस cannot be, cannot be easily broken। ये रीजन दे रहा भैया आप लोगों को, ये एक रीजन है। मैं आपको 2 रीजन और बताने वाला हूं, अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है या ये नहीं ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है तो सेकंड रीजन तो और भी इजी है, वो देख लेना। ठीक है भाई, तो इसमें भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, एक लाइन लिखनी है कि रेजोनेंस की वजह से पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया जो कि स्ट्रॉन्गर है, और स्ट्रॉन्गर है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो रिएक्टिविटी क्या हो गई, लेस हो गई। हो गया फर्स्ट रीजन कंप्लीट। चलो सेकंड रीजन देखते हैं, कोई डाउट है तो सर, पूछना। सर एक बार ये फिर से सुना दो फर्स्ट रीजन। हाँ दोबारा बोलिए।
दोबारा समझा दो ये फर्स्ट वाला रीजन। अरे भाई ये क्या है आप लोगों का बेंजीन रिंग, ये क्या है कार्बन है, और यहाँ क्या है क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड है। लेकिन आपको पता है कि रेजोनेंस जब होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो ये लॉन पेयर यहाँ क्या बना देता है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो मैंने ये लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एक्वायर्स, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया, एक बॉन्ड एक्वायर हो गया, एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, दैट इज क्लोरीन इज अटैच्ड टू कार्बन विद स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ये जो क्लोरीन है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की क्रिएशन की वजह से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है बॉन्ड। इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। जब आसानी से नहीं तोड़ेंगे तो कोई चीज आगे यहाँ कैसे जुड़ेगी। ठीक है, जब बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी क्या हो गई, लेस हो गई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट रीजन सुन लेना। नेक्स्ट रीजन देखिएगा, सेकंड है वो डाल दीजिए उसमें, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम लिखना। सेकंड रीजन, कोई भी एक रीजन दे देना एग्जाम में, लिखना डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। सी एटम का मतलब कार्बन एटम, कार्बन एटम इन सी एक्स बॉन्ड। एक्स का मतलब हेलोजन है यहाँ। अब देखो भाई मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। पहले आर एक्स को ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है CH3Cl। ठीक है, बताइए ये कार्बन है, इस कार्बन से सारे बॉन्ड कैसे हैं, सारे बॉन्ड सिग्मा अटैच्ड है। और जब भी किसी कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3। व्हेन ए कार्बन कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड इट विल गेट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, चलो यहाँ की बात करते हैं। यहाँ क्लोरीन कार्बन की भी बात की थी हमने, तो यहाँ पे देखो एक क्लोरीन है, यहाँ कैसा बॉन्ड आता है, पार्शियली डबल बॉन्ड आता है। इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता है, sp2। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ एक पाई हो गया ना एक तरीके से। भाई इस कार्बन में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ तो सारे बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। यहाँ पर कार्बन है और ये क्लोरीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2। ठीक है, एक पाई बॉन्ड आने से क्या हो जाता है, sp2। मतलब sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन में अलग हो गया ना, और किसमें, कार्बन एटम पर, किसमें, सी एक्स बॉन्ड में। यहाँ सी और एक्स बॉन्ड है, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, यहाँ पर सी और एक्स के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस। समझ में आ गया। अब डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, जरा गौर से समझिएगा। मैं आप लोगों से 11th की छोटी सी बात पूछता हूँ। ये मेरे पास में s ऑर्बिटल है और ये मेरे पास में p ऑर्बिटल है, px, py और pz। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि s ऑर्बिटल तो स्मॉलर होता है और p ऑर्बिटल क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है ना, लार्ज होता है साइज में। आप मुझे बताइए, यहां पर sp3, यहाँ p का नंबर ज्यादा है, p3 है, मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, मतलब ये बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ठीक है, और यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। यहाँ p कैरेक्टर क्या है, कम है, p कैरेक्टर कम होने की वजह से क्या हो गया है भाई, ये थोड़ा सा क्या है, स्मॉलर ऑर्बिटल है, क्योंकि p दो ही है यहाँ पे, तो स्मॉलर ऑर्बिटल हो गए। तो बताओ लार्जर ये हो गया, किसी लार्ज बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है कि स्मॉलर को, लार्ज को। स्मॉलर बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, जैसे इसके बीच में तो ये बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान है, और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, इसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज होना हो जाने की वजह से p कम हो गया है, p कैरेक्टर कम हो गया है, मतलब p ऑर्बिटल का शेप क्या हो गया है, कम हो गया है। और यहाँ तीन तीन p है, p का नंबर ज्यादा है, यहाँ पर लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना मुश्किल होगा। लिखे जरा लैंग्वेज, इन Rx the halogen atom is attached
it attached to sp3 hybridized carbon while in ARX यानी हेलो एरिन carbon is attached to sp2 hybridized। अरे कार्बन क्या है यार, क्लोरीन इज अटैच है ना, हेलोजन इज अटैच, हेलोजन ले रहे हैं यानी X इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये नोट करो भाई, पहले सबसे पहले ये दोनों स्ट्रक्चर बना लेना, फिर ये थोड़ी सी लैंग्वेज नोट करें। इन RX द हेलोजन एटम इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये रहा RX में ये जो X है ना, ये उस कार्बन से लगा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ARX में ये क्लोरीन और कार्बन में ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हो गया। नेक्स्ट, अब इससे क्या होगा, ये भी नोट कर लिया होगा, इसे भी हटा रहा हूं मैं, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको लिखेंगे सिंस, कंटिन्यू करेंगे, सिंस अ sp2 hybridized, since a sp2 hybridized orbital is smaller in size, is smaller in size as compared to sp3 orbitals या ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, sp2 में p कैरेक्टर कम है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, ऑर्बिटल छोटा होता है ना। आगे चलते हैं, therefore the CCl bond in chlorobenzene should be shorter। इसको अंडरलाइन कर लेना, CCl bond in chlorobenzene should be shorter and hence stronger than RX। RX से कंपेयर कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, अब तोड़ना मुश्किल हो गया, वही बात हो गई पुरानी वाली। रेजोनेंस में क्या होता था, डबल बॉन्ड बन गया, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता था, उसको तोड़ना मुश्किल है। यहाँ शॉर्टर हो गई इसकी लेंथ, तो वैसे स्ट्रॉन्ग हो गया। चलो ये दो रीजन कंप्लीट है, थर्ड रीजन लिखते हैं, ये लास्ट है, पोलैरिटी, और इंपॉर्टेंट भी है, हटा देता हूं। थर्ड लिखना, पोलैरिटी और नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। चलो अब देखना भाई, इंपॉर्टेंट है, यहां से थर्ड क्वेश्चन, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। थर्ड रीजन क्या है, पोलैरिटी, और नेचर भी कर सकते हो, एक ही बात है। पोलैरिटी और नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड, या सी एक्स बॉन्ड भी लिख सकते हो। देखना कैसे, मैं बता रहा हूं, ये आपने पहले RX ले लेते हैं, ये कार्बन है, इस कार्बन से X लगा हुआ है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, और इससे भी क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। गौर से देखिएगा, अब देखना जरा, यहां तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या पढ़ा है मैंने, कि यहां पर
एक्स जो है वो हैलोजन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखना यहां पर भी वही केस है, ये एक्स है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। कोई डाउट नहीं है यहां तक, दोनों में वही चीज फॉलो हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए भाई, अब आप लोगों को ये समझना है कि इन दोनों में पोलर कौन सा है। तो देखो पोलैरिटी यानी चेक किया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे। ठीक है, अब समझना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 और sp2 में लास्ट ईयर का टॉपिक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अभी दोबारा बता रहा हूं, कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपसे पूछे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है, तो देखो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, ये 4 ऑर्बिटल है, एक एस है और बाकी 3 क्या है, पी है। तो एस कैरेक्टर इसको कितना मिला, 25%। भाई पी को 75 मिलेगा ना, क्योंकि 3 पार्ट में है पी, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो 25 25 25 75 मिलकर तो पी लेकर गया, और अकेले एस को कितना मिला, 25 कैरेक्टर मिला है, परसेंट एस कैरेक्टर मिला है। sp2 की बात करो, 100 को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो s को कितना मिलेगा, 33.33, और p को बाकी जो बचा है 60.66। तो हमें किससे बात करनी है, हम बात करना चाहते हैं s कैरेक्टर किसमें ज्यादा प्रेजेंट है। ध्यान रखना, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, ऐसे लिख रहा हूं मैं साफ साफ यहाँ पे सुंदर राइटिंग में, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा वो उतना ही पोलर होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है, साफ साफ सुन लो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ड्यू टू ग्रेटर, देखो ग्रेटर क्या, s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ गया, किसके कंपैरिजन, देन sp3। ठीक है, देयरफॉर आगे लिख लेंगे हम लोग बाद में, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज लेस टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, भाई इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स की ज्यादा अच्छी बात थी कि वो इलेक्ट्रॉन उधर लेकर जाता तो माइनस आता। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बताता हूँ। देखो भाई मेरी बात सुनो, पहले आप जीरो से सुनो, आप लोगों को पोलैरिटी चेक करनी है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करती है। देखो इधर ये कार्बन है, ये एक्स है, एक्स यानी हैलोजन, हैलोजन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना, बहुत सही बात है। ये कार्बन मतलब पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहे हैं इधर, तो एक्स पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। ठीक बात है, यहां भी यही हो रहा है, इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव है और इस एक्स पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सिंपल है क्या, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये कार्बन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि तभी तो इसमें पॉजिटिव आएगा। भाई ये कार्बन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उतनी ही आसानी से ये एक्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक बात है क्या, तो कार्बन का पॉजिटिव होना अच्छी बात है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन यहां कार्बन देखो क्या कर रहा है, इसमें इसमें कार्बन क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा के बैठा है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे बढ़ानी चाहिए, इस एक्स को बढ़ानी चाहिए भाई, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ कार्बन भी कोशिश कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लॉस ना करूं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा क्या है कि ये ज्यादा लॉस करे और ज्यादा गेन ये एक्स करे। लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसकी कोई गलती नहीं है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन ही कौन सा आ गया, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा के बैठा है, ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो ये कैसा हो गया, लेस पोलर हो गया। अब लेस पोलर हो गया तो आप खुद ही पढ़े लिखे, ये अच्छे से एनएसआर शो नहीं करेगा। ठीक बात है क्या, चलो इसको ड्रॉ करें फिर इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। हाँ बोलो।
कल जब आपने सॉल्युबिलिटी लिखवाया था तब तो ऐसे बोला था कि ये पोलर होता है, फिर भी वो नहीं होता डिसॉल्व। हाँ बिल्कुल। कौन ये पोलर होने के बावजूद भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है। हाँ उसका रीजन अलग है। देखो ये पोलर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन दोनों के कंपेयर। ये भी पोलर है तो ये भी पोलर है, दोनों ही तो पोलर है, दोनों पे। ऐसे हाँ दे आर पोलर लाइक आर एक्स, तो मतलब उसकी जैसे पोलर हाँ, है। जैसे मतलब कंप्लीटली दोनों में कंपेयर करो ना। जैसे मैं जैसे कि किसकी तरह दिखता हूँ अभी, कौन सा ठीक ठाक चल रहा है, मैं जैसे कि अभी किसी की तरह दिखता हूँ, तो एग्जैक्ट नहीं होता। लाइक का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना, एग्जैक्ट नहीं। तो इन दोनों में दोनों पोलर हैं नो डाउट। लाइक का मतलब एग्जैक्ट लाइक नहीं भैया ना, उसके जैसा नहीं, थोड़ा कंपैरिजन तो है इसमें ना, थोड़ा सा आप लोग इसमें डिफरेंस तो कर ही सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना उसको। और हाँ, वो एक क्वेश्चन हमारा छूट ही गया ना सॉलिबिलिटी वाला, चलो उसको कल डिस्कस करेंगे आते ही। ठीक है, चलो इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं फटाफट से। देखो घबराना मत, इसको एक बार आप खुद भी ट्राई करना, खुद कोशिश करना कि सर ने क्या बताया था। देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सी एक्स बॉन्ड में एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कब की बात है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब कार्बन को चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे क्लोरीन को या एक्स को, ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आए ज्यादा ज्यादा और वो पोलर बन जाए ज्यादा ज्यादा। सही बात है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन है ये एक्स है, यहाँ कार्बन तैयार ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने को। क्यों? क्योंकि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाकर बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इसकी लैंग्वेज लिखो जल्दी से, है ना, ताकि लैंग्वेज से भी आप घर पे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लिखना, द sp2 hybrid carbon due to greater s character is more electronegative than sp3 hybrid carbon. Therefore, sp2 hybrid carbon of CX bond in aryl halide has less tendency to release electron, क्योंकि बेचारे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, to release electrons to the halogen atom। ठीक है भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 3 रीजन मैंने आपको समझाए, जो रीजन आपको ठीक लगता है, मतलब समझ में आता है बेटर, उसका आंसर आप एग्जाम में लिख कर आइएगा। ठीक है भाई, बाकी हम लोग कल स्टडी करेंगे, इसको रिवाइज कर लेना, प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।